और आप बताएंगे या मैं बताऊं? मैं ही बताऊं? एन आर टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे ग्रो करेगा या नहीं करेगा? एन आर, क्योंकि इसके पास टी आर, टी आर क्यों है? क्योंकि इसके पास इंसर्ट, इसका मतलब यहां इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इसके पास ए आर भी, तो ये वर्ड पकड़ो क्या कह रहा है? जो ए पर भी ग्रो करेगा। अब ये तुम बताओगे ग्रो करेगा नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास टी आर क्यों नहीं है? इसका मतलब यहां इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है। ए आर है या नहीं है? ए आर, ये सारी आपकी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, याद है? हां, यहां से शुरू करेंगे। बोलो, आर नाउ ट्रांसफर्ड ऑन द हैविंग, ये वर्ड पकड़ो, विल ग्रो ऑन द एज वेल, नहीं एम्पिसिलिन, एज वेल एज while the will grow on the but not on the, तो हमारा एम्पिसिलिन क्या निकालने में हेल्प कर रहा है? ट्रांसफॉर्मेंट। और टेट्रासाइक्लिन किस में हेल्प कर रहे हैं? ठीक है, अगर हम 2 एंटीबायोटिक काम लेते हैं तो हमारा काम एक प्लेट पे चलेगा या हमें 2 प्लेट बनानी पड़ेगी? 2 प्लेट। ये काम थोड़ा आसान है या मुश्किल है? तो इसको बाद में आसान किया गया, इसको बाद में। अब सिलेक्शन का दूसरा तरीका, अब बी लिखेंगे, सिलेक्शन बाय 1 एंटीबायोटिक एंड कलर रिएक्शन। सिलेक्शन बाय 1 एंटीबायोटिक एंड कलर रिएक्शन। किसके आगे? ग्रो करेगा, टी आर है, इंसर्ट नहीं है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ए आर है, उसमें उल्टा कर देंगे। कर लिया सबने बोर्ड पर। अब हम एक एंटीबायोटिक लेंगे और इसके साथ एक कलर रिएक्शन लेंगे। क्या लेंगे? हमने एक जीन लिया, इस जीन का नाम है जेड जीन। क्या नाम है? जेड जीन एक एंजाइम बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। हाँ बच्चों, क्या बनाएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज किस पर वर्क करेगा? एक्स जेल। किस पर वर्क करेगा? एक्स जेल एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है। एक्स जेल क्या है? एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पर जब वर्क करेगा तो इसे कौन सा कलर दे देगा? ब्लू कलर। कौन सा कलर देगा? हाँ बोलो, जीन का नाम क्या है? जेड जीन क्या बनाएगा? किस पर वर्क करेगा? एक्स जेल को कैसा कलर देगा? ब्लू कलर आ रहा है, इसका मतलब एंजाइम बन रहा है, एंजाइम बन रहा है, इसका मतलब जेड जीन है या नहीं है? ब्लू कलर नहीं आ रहा, इसका मतलब एंजाइम, एंजाइम, इसका मतलब जेड जीन, जेड जीन। नोट करो ये वाला पार्ट।
ओके, चलो इस वेक्टर पे ध्यान दो। क्या इसके पास ए आर है या नहीं है? लैक जेड है या नहीं है? एंजाइम बनेगा नहीं बनेगा? कलर आएगा नहीं आएगा? कौन सा कलर आएगा? ब्लू कलर आने का मतलब वहां लैक जेड है या नहीं है? इस पर वर्क करो। ए आर है या नहीं है? लैक जेड है या नहीं है? एंजाइम बनेगा नहीं बनेगा? कलर आएगा नहीं आएगा? तो बोलो ये क्या है मेरा? नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर? और ये क्या है मेरा? ये क्या हो गया मेरा? ये क्या हो गया मेरा? क्या मैं मीडियम में बैक्टीरिया मिला दूं तो मेरे पास फिर से 3 पॉसिबिलिटी आएगी। ये क्या है मेरा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट या ट्रांसफॉर्मेंट? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये बोलो ये क्या हो गया? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट या ट्रांसफॉर्मेंट? और ये क्या हो गया मेरा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट या ट्रांसफॉर्मेंट? अब इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर निकालें। चलो ये बोलो एन आर या आर? एन, ये क्या हो गया? एन आर या आर? डन। अब यहां काम करेंगे। पहले क्या मिलाओ? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो, क्योंकि वेक्टर ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो क्यों? मे बी आर। और क्या अब आपको ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफर करने की जरूरत है या नहीं है? ट्रांसफर करने की जरूरत। अब आप मिला दीजिए एक्स जेल। क्या मिला दो? क्या मिला दो? एक्स जेल मिलाएंगे। एक्स जेल मिलाएंगे तो बताओ आपको एन आर कैसा कलर देगा? रेड कलर, सॉरी व्हाइट कलर या ब्लू कलर? ब्लू कलर आ रहा है, इसके मतलब यहां एंजाइम, यहां एंजाइम, इसका मतलब यहां लैक जेड, इसका मतलब यहां इंसर्ट इंटेग्रेशन। ये वर्क तुम करो। बोलो ब्लू कलर या व्हाइट कलर? इसका मतलब यहां पर एंजाइम, क्योंकि क्यों नहीं है? यहां इंसर्शन इनएक्टिवेशन, ए आर, ए आर, ए आर। चलो बच्चों, हमने पहली ये कल्चर प्लेट बनाई। वही काम हम करेंगे। मैंने पहले कल्चरल प्लेट बना ली। कल्चरल प्लेट पर मैंने कुछ कॉलोनी डेवलप कर रखी है। इस कल्चरल प्लेट पर क्या मिलाऊं मैं? बताओ, एम्पिसिलिन या एक्स जेल? पहले क्या मिलाया मैंने? एम्पिसिलिन मिलाने से इन 2 कॉलोनी ने ग्रोथ करना बंद कर दिया। इसका मतलब ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ट्रांसफॉर्मेंट है? 4 कॉलोनी ग्रो कर रही है। ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है? अब यहां मिला दीजिए एक्स जेल। क्या मिला दीजिए? एक्स जेल मिलाने के बाद क्या देखा? ये कॉलोनी ब्लू हो गई और ये कॉलोनी भी ब्लू हो गई, बट ये दोनों कॉलोनी रेड रही, व्हाइट रही, सॉरी रेड नहीं व्हाइट। तो ये ब्लू कलर कॉलोनी क्या है? व्हाइट क्या है? बताओ, ये काम आसान है या पहले वाला आसान था? एक ही प्लेट पे काम चलेगा, 2 प्लेट बनानी पड़ेगी? एक ही प्लेट में काम चल जाएगा या 2 प्लेट बनानी पड़ेगी? क्या बाद में हमने कुछ ऑल्टरनेटिव मार्कर डेवलप किए क्या? वो ऑल्टरनेटिव मार्कर एंटीबायोटिक पे बेस थे या फिर कलर रिएक्शन? ये जो बाद का बनाया गया ना, इसे कहा गया पीयूसी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ। अब पीबीआर और पीयूसी में क्या अंतर है? दोनों में अंतर निकाल लो। पीबीआर के पास भी 2 मार्कर जीन है, बट वो दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। पीयूसी के पास भी 2 मार्कर जीन है, बट उनमें एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है और दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है या लैक जेड है। क्या है दूसरा? क्या है दूसरा? अब आप बताओ कौन सा सिलेक्शन आसान है? 2 एंटीबायोटिक से या 1 एंटीबायोटिक से? एक ही प्लेट पे काम चलेगा या दूसरी प्लेट बनानी पड़ेगी? अब हमें दूसरी प्लेट की जरूरत। एक ही प्लेट पे काम, एक ही प्लेट पे काम, दूसरी प्लेट की जरूरत। कोई डाउट? ये बनेगा कॉपी में नहीं, ये वाला। पहले वो बन गया था ना कलर वाला। ये मास्टर प्लेट पे एम्पिसिलिन डालेंगे, यहां तक की कहानी वही रहेगी। उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफर करने की जरूरत है या सीधा एक्स जेल डाल दो? तो कलर के बेस पे पहचानना और आसान है। कलर के बेस पे पहचानना। अच्छा, दूसरी बात देखो, अब आपके रिकॉम्बिनेंट को किसी नुकसान का चांस नहीं है। कोई नुकसान का चांस?
क्योंकि आपका रिकॉम्बिनेंट एम्पीसिलिन के लिए तो रेजिस्टेंस है, एम्पीसिलिन के लिए तो मतलब एम्पीसिलिन नुकसान नहीं करेगा, और दूसरा आपने एंटीबायोटिक लिया, कलर रिएक्शन लिए, तो आपके रिकॉम्बिनेंट को कोई नुकसान का चांस, ये वाला। ओके, अब एक अब फिर सभी बच्चे एक डाउट फिर क्लियर करो। यहां ये जो कल्चरल प्लेट है इसमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ट्रांसफॉर्मेंट है या दोनों है? अगर मैं यहां सीधा एक्सजेल डाल दूं, क्या डाल दूं, ये क्या देगा, व्हाइट या ब्लू? व्हाइट। आपने ब्लू कलर को हटा दिया, तो क्या आप श्योर हो कि प्लेट पर आपके पास रिकॉम्बिनेंट है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी तो है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी, तो एक काम करो, पहले नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हटा दो, हटा दिया, अब जो व्हाइट कलर बच गया, समझ गए? तो आपको हमेशा पहले क्या निकालना है, ट्रांसफॉर्मेंट, हमेशा पहले क्या निकालना है, रिपीट कर रहा हूं, आप खुद कोशिश करो, आप यहां सीधा एक्सजेल डाल दो, डाल दिया, ये कैसा आएगा, व्हाइट। आपने ब्लू कलर को हटा दिया, प्लेट पे क्या बच गया, व्हाइट बचा। क्या आप श्योर हो कि वो व्हाइट रिकॉम्बिनेंट है? आप श्योर? वो व्हाइट आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी तो हो सकता है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी तो। अब दूसरा काम करो, पहले एम्पीसिलिन डालो, क्या मिलाओ, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ने ग्रो करना बंद कर दिया, आपने वहां से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हटा ही दिया। अब आप श्योर हो कि प्लेट पे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, अब आप क्या डालो, अब आपको जो व्हाइट कलर दिख गई अब वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो ही, क्योंकि आपने नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहले ही हटा दिया, पहले ही। ये आपकी चॉइस है बच्चों, आपका मन करे तो बनाओ, वरना छोड़ सकते हो। बनाओगे तो ये दो डायग्राम बना लो, बस दो से समझ जाओगे, बाकी का प्रोसेस सारा वही रहेगा। एक्सजेल एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है, बस। नहीं, आप कर तो कुछ भी सकते हो, आपको रोकने वाला तो है ही नहीं, कर तो आप कुछ भी सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हो, क्वेश्चन आ जाए तो आप एग्जाम में क्या आंसर निकालोगे, कोई आपको रोकेगा? जो तरीका वो मैं बता रहा हूं, हम तो आंसर बता सकते हैं ना, आप आंसर क्या टिक करोगे तो आपकी चॉइस है या नहीं है ना? अब एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ी मैं आपके साथ होऊंगा, हाथ पकड़ के आपको मैं टिक करवाऊंगा। अब हम नर्सरी या एलकेजी में थोड़ी ना कि बच्चों को हाथ पकड़ के सिखाते हैं कैसे क्या लिखते हैं, कैसे क्या लिखते हैं, ठीक है? एनसीईआरटी निकालो, अरे ये दोनों बना लो बस। बेटा मेरे को बोर्ड पूरा चाहिए, तो आंखें बड़ी कर ले थोड़ी सी।
रिकॉर्डिंग पेज नंबर 200, पेज नंबर 200। अब वो पैरा जो आपने कल पेंडिंग किया था, है ना, ध्यान से बोर्ड का डायग्राम दिमाग में रखेगा ना। स्टार्ट करेंगे। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज ए कम्बरसम प्रोसीजर। कम्बरसम मतलब टफ, टिपिकल्ट। टिपिकल है या नहीं है? बिकॉज इट रिक्वायर साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन टू प्लेट हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। ये आपके पहले वाले मेथड की बात कर रहे हैं। पहले वाले मेथड में आपने एक एंटीबायोटिक लिया, दो एंटीबायोटिक, तो आपने एक प्लेट पे काम किया, दो प्लेट, और आपको रिकॉम्बिनेंट निकालने के लिए एंटीबायोटिक यूज करना पड़ रहा है, तो उसमें रिकॉम्बिनेंट को नुकसान होने का चांस, क्योंकि आपका रिकॉम्बिनेंट एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है। याद है? अगली लाइन, देयरफॉर ऑल्टरनेटिव सेलेक्टर मार्कर हैव बीन व्हिच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम on the basis of their ability to produce in the presence of a, कोई डाउट? अगली लाइन, in this a recombinant DNA is inserted within the of an beta, this result into inactivation of the for the synthesis of this vector। पे ध्यान दो, recombinant vector, क्या आपका इंसर्ट जुड़ गया? तो आपका जेड जीन एक्टिव हो गया, इनएक्टिव हो गया? क्या इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया? अगली लाइन, हाँ, विच इज रेफर्ड टू एज द प्रेजेंस ऑफ ए क्रोमोजेनिक गिव्स, बस दिमाग लगो खुद, ब्लू कलर आ रहा है, तो आप क्या श्योर हो? पढ़ लो लाइन, ब्लू कलर कॉलोनी इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन। अब देखो बच्चों, यहां क्या लिख दिया? इंसर्ट। कहीं क्या लिखा? एलियन, कहीं फॉरेन, कहीं जीन ऑफ इंटरेस्ट, कहीं डिजायर्ड जीन, तो कहीं इंसर्ट, सभी सिनोनिमिक थे। अगली लाइन, प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट, प्रेजेंस ऑफ, इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसका मतलब कलर, पढ़ लो आगे, प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट्स इनटू इंसर्शनल ऑफ द एंड द कॉलोनी डू नॉट प्रोड्यूस, these are identified as the कोई डाउट? बड़ा परेशान होते थे सारे यहां पे। इज इट क्लियर? अब दोनों को एक साथ, अब दोनों प्रोसेस को एक साथ करेंगे। इसी में कर लेते हैं, चलो नहीं इसी में करेंगे। अब देखो, अब दोनों को एक साथ कैसे करेंगे? बोर्ड पर ध्यान देंगे सारे बच्चे। अब मैं आपको दोनों मैकेनिज्म एक साथ बता रहा हूं, चलो बोर्ड पर आओ। क्या है ये? क्या यूज किया? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो, क्योंकि इसके पास वेक्टर। ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो क्योंकि मे बी। ट्रांसफॉर्मेंट में से क्या निकालना है? क्या छांटना है? अलग करना है। अब मेरे पास इसको अलग करने के दो तरीके हैं। हाँ बच्चों, कितने तरीके हैं? एक तरीके में मैं क्या मिलाऊंगा और दूसरे तरीके में आगे रे, दोनों एक साथ। दोनों क्या मिला रहा हूं मैं? अगर मैं टेट्रासाइक्लिन यूज करूंगा तो टेट्रासाइक्लिन में सेम प्लेट पर रहूंगा या रेप्लिका पर? लेकिन एग जेल, वेरी गुड, कोई डाउट? अब पहले टेट्रासाइक्लिन यूज करें। टेट्रासाइक्लिन यूज करके हम नॉन रिकॉम्बिनेंट को रिकॉम्बिनेंट से डिफरेंशिएट करें, तो तुम बोलो नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो, क्योंकि उसके पास टीआर, क्योंकि उसके पास इंसर्ट, क्योंकि उसका इंसर्शन इनएक्टिवेशन, उसके पास एआर। चलो यहां बोलो नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो, सॉरी रिकॉम्बिनेंट ग्रो, क्योंकि उसके पास टीआर, क्योंकि उसके पास इंसर्ट, उसका इंसर्शन इनएक्टिवेशन, उसके पास एआर। कोई डाउट? एक्स जेल से निकालें। एक्स जेल से आपको अब नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट निकालना है। चलो शुरू हो जाओ, बताओ नॉन रिकॉम्बिनेंट कैसा कलर देगा? क्योंकि इसके पास एंजाइम, क्योंकि इसके पास लैगजेड, इसका मतलब यहां पर इंसर्ट, इसका मतलब इंसर्शन एक्टिवेशन,
AR, गुड। ये मैं नहीं बताऊंगा, चलो तुम बताओगे ब्लू या व्हाइट, क्योंकि इसके पास एंजाइम, एंजाइम क्योंकि लैग जेड, क्यों नहीं है, इंसर्ट हो गया, इसका मतलब इंसर्शन एक्टिवेशन हुआ है। AR इसकी पर्ची बना के एनसीईआरटी में, तो दोनों पैरा जिसमें आपके 2-2.5 घंटे खराब होते हैं और फाइनली रट लेते हैं, याद है? अच्छा बेटा 1 मिनट और, इधर चलो सारे, इधर चले तो बोलो 2 एंटीबायोटिक 1 एंटीबायोटिक, 2 एंटीबायोटिक तो 2 प्लेट, तो 1 प्लेट। इधर आओ तो हमने सिलेक्शन को 2 पार्ट में बांट दिया ना, पहला सिलेक्शन बाय 2 एंटीबायोटिक, दूसरा सिलेक्शन बाय 1 एंटीबायोटिक एंड कलर रिएक्शन, तो 2 सेक्शन दिए एनसीईआरटी ने। डन। चीज वही है रे, अब हमने दोनों को एक साथ कर दिया, अलग अलग ना करके एक साथ कर लिए, अब आसान हो जाएगा काम। बहुत परेशान होते सारे यहाँ पे, बहुत टाइम लगता है सबको यहाँ पे, समझ अब आ गया ना, लॉजिकल क्वेश्चन दे दें तो भी आ जाएगा। कल आपको नोट करवा दिए थे सारे, अगर आपने PST PV1 यूज किया तो आपने AR को छेड़ा तो एम्पिसिलिन क्या निकलवाएगा, और टेट्रासाइक्लिन। अगर आपने BAM-H1 या साल्वन को यूज किया तो TR को छेड़ा तो एम्पिसिलिन क्या निकलवाएगा, और टेट्रासाइक्लिन। अगर ECH PV2 यूज किया तो ट्रांसफॉर्मेट तो निकलवा लोगे, बट रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेट निकालने के लिए क्या काम आएगा, एम्पिसिलिन भी काम आ सकता है और टेट्रासाइक्लिन भी काम। खूब सारे लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं रे, और आंसर नहीं निकल पाते, अब निकल जाएगा, अब हो जाएगा। एक काम करना है सब बच्चों को ना, सुनो, कुछ बच्चे कल लाए थे किस रंग को एनसीईआरटी में करेक्शन करवा रखा, ये करवा रखा, वो करवा रखा, कोई करेक्शन नहीं है, कोई करेक्शन। बहुत सारे बच्चों को करेक्शन करवा रखी है, यहाँ ये कर दो, यहाँ वो कर दो, नहीं। तुम तो बात की गंभीरता को समझो यार, एनसीईआरटी से स्टेटमेंट ऐसे छुटकर आ गया तो तुम्हारा करेक्शन वाला मानेंगे? तो फिर जब करेक्शन है ही नहीं तो क्यों करने? आपने पूरी पढ़ ली, कोई करेक्शन लगा कहीं है वो मैं बताऊंगा नहीं, नहीं बताऊंगा। वो रिकॉम्बिनेंट गलत वर्ड हो गया, जो सेकंड पैरा में लिखा था ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड इनटू द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वो रिकॉम्बिनेंट नहीं आएगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट आएगा। अब तुम लगाओ दिमाग, वो रिकॉम्बिनेंट आएगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट आएगा।
जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ेगा तो रिकॉम्बिनेंट बनेगा, बट नहीं नहीं। फिर पहली लाइन में करेक्शन है, द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स। वो क्या आएगा? ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। नहीं करना, ये तो पंगा पड़ गया था पिछले साल रीनिट में, रीनिट में आ गया था ये। हाँ, एंटीबायोटिक आंसर देना पड़ा हमें। आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखाऊंगा, रीनिट हुआ था ना, उसमें आया था ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज ए सेलेक्टेबल मार्कर इन द सिलेक्शन। ऑप्शन में एंटीबायोटिक्स मेंशन था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मेंशन, तो आंसर क्या निकाल दिया? एंटीबायोटिक्स। समझ गए सारे? चलो बच्चों अब आगे बढ़े। अब आपका ये पैरा क्लियर हो गया सारा? अब शुरू से चलो सारे, देखो। हाँ, शुरू से देखो, आपका एनसीईआरटी कोई पैरा बाकी तो नहीं है। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया सारा। उसके आगे बढ़ जो सारा पेज क्लियर है, डायग्राम क्लियर है सारे? अभी बाद में लास्ट में। हाँ, अगला देखो, सेपरेशन ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट क्लियर है? क्लोनिंग वेक्टर वाला क्लियर है? ये बैक्टीरियोफेज लैम्डा पढ़ा था अपन ने। उसके बाद ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट पूरा भी है। अच्छा, उसके बाद आगे चलो, क्लोनिंग वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन क्लियर है? हाँ, कॉम्पिटेंट होस्ट कल पढ़ा था, क्लियर है? उसके आगे हमारा डायरेक्ट मेथड क्लियर है? प्रोसेस में आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मेटेरियल क्लियर? उसके बाद में कटिंग ऑफ द डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन क्लियर? इसके बाद ये पैरा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कैसे बनाएंगे क्लियर? उसके बाद एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। अब अगली हेडिंग, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट या फिर सेल, या फिर इसको पढ़ लेते हैं। चलो पढ़ो, बहुत ही आसान है। देयर आर सेवरल मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए इनटू द रेसिपिएंट सेल आफ्टर मेकिंग देम टू टेक अप प्रेजेंट इन इट्स। लाइन समझ में आई? पहले सेल को कॉम्पिटेंट बना लिया तो कॉम्पिटेंट सेल अपनी सराउंडिंग से डीएनए को पिकअप कर लेगी। नेक्स्ट लाइन, सो इफ ए recombinant DNA bearing from resistance to an is transferred into the host cell become into the, कोई डाउट? ट्रांसफॉर्मेंट निकाल लिया? इफ ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो, untransformed recipient cell will, since due to ampicillin resistant gene one is able to select a in the presence of the ampicillin resistant gene in this case is called as a, कोई डाउट? अगली हेडिंग पढ़ो, आ जाओ बोर्ड पर। अभी तक की प्रोसेस में आपने क्या किया सारा रिवाइज करो। क्या आपने सबसे पहले सेल में से डीएनए निकाल लिया? डीएनए से जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, उसकी मल्टीपल कॉपी बना ली, वेक्टर के साथ जोड़ लिया, वेक्टर को होस्ट में भेज दिया, होस्ट को छांट लिया, ये अब आपका होस्ट आ गया। कौन है ये आपका? रिकॉम्बिनेंट होस्ट जो है, इसके पास खुद का डीएनए या किसी दूसरे का भी डीएनए, तो इसी का क्या नाम है? रिकॉम्बिनेंट होस्ट का ही दूसरा नाम क्या है? जिसके पास क्या है? क्या जीन ऑफ इंटरेस्ट भेज देना एक्सप्रेशन की गारंटी है या नहीं है? मान लो इस जीन ऑफ इंटरेस्ट ने यहां प्रोटीन नहीं बनाया, तो ये होस्ट मेरे किसी काम का है या नहीं है? मान लो यारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा इंसुलिन का है, किसका है? तो मैंने जीन भेज दिया, नहीं भेज दिया? मैंने होस्ट छांट लिया बट इंसुलिन बना, तो ये मेरे किसी काम का? मान लो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट बीटा कैरोटीन का है, अगर बीटा कैरोटीन नहीं बना तो मेरे किसी काम का? अरे हम तो गोल्डन राइस खा रहे हैं, गोल्डन राइस में तो बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन को ही तो विटामिन ए में बदलेंगे, बीटा कैरोटीन ही नहीं बना तो किसी काम का? मान लो जीन ऑफ इंटरेस्ट क्राई प्रोटीन का है, क्राई प्रोटीन ही नहीं बना तो इंसेक्ट मरेगा या नहीं मरेगा? तो हमारे किसी काम का? तो हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है? अल्टीमेट टारगेट हमारा रिकॉम्बिनेंट होस्ट बनाना है या इससे हमें प्रोटीन ऑब्टेन करनी है? रिकॉम्बिनेंट होस्ट का सिलेक्शन करना हमारे प्रोसेस का सक्सेस। हमारा अल्टीमेट टारगेट रिकॉम्बिनेंट होस्ट चाहिए या होस्ट में से प्रोटीन चाहिए?
जीन का पाया जाना उसके एक्सप्रेशन की गारंटी। अब हम चाहेंगे वो जीन अपना एक्सप्रेशन दे, वो जीन अपना, ताकि हमें वो प्रोटीन। तो आवर अल्टीमेट टारगेट इज द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट और फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। तो अब हमें उस जीन को ऑप्टिमम एनवायरमेंटल कंडीशन देनी पड़ेगी, ऑप्टिमम, ताकि उसका एक्सप्रेशन है, उसका, तभी तो प्रोटीन बनेगा। अगर प्रोटीन बन रहा है तब तो मेरे लिए वो होस्ट काम का, वरना वो काम का। एक बार मैं एंश्योर हो गया प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन मैं श्योर हो गया, हो गया। अब मैं चाहूंगा प्रोटीन का लार्ज स्केल प्रोडक्शन। क्या चाहूंगा मैं? तो अब मैं लैब लेवल पे रहूंगा या इंडस्ट्रियल लेवल पे जाऊंगा? अब स्मॉल स्केल में रहेंगे, लार्ज स्केल, बट लार्ज स्केल में डायरेक्ट नहीं जाएंगे, अभी भी हम लैब में ही रहेंगे। पहले हम स्मॉल स्केल पर काम करेंगे। कहां काम करेंगे? लैब में। अब हम स्मॉल स्केल पर वर्क करेंगे। अब क्या किया मैंने, 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब ली। हाँ बच्चों, क्या किया मैंने? 4-5 अलग अलग टेस्ट ट्यूब ली। हर टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या किया, एक कल्चर मीडियम भर लिया। बोलो बच्चों, क्या भर लिया मैंने? थोड़ा सा 20-30-50 ml। चारों कल्चर मीडियम में मैंने इस रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल को रख दिया। अब मैं चेक करूंगा कि कौन से कल्चर मीडियम में इस रिकॉम्बिनेंट होस्ट की रेट ऑफ ग्रोथ सबसे, मेरे लिए वो कल्चर मीडियम काम का है। मान लो चारों में ग्रोथ नहीं हुई, चारों में नहीं हुई, तो मेरा मीडियम तो केवल 20 ml ही खराब हुआ ना, ज्यादा तो खराब। बिना सोचे समझे मैं बायो रिएक्टर में हजारों लीटर मीडियम भर दूं और वहां ग्रोथ ही नहीं हुई, तो सब कुछ बर्बाद हो गया, फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा हो गया। तो सीधा इंडस्ट्री लेवल पे जाएंगे या पहले स्मॉल स्केल पे काम करेंगे? मैंने पता कर लिया बी में रेट ऑफ ग्रोथ सबसे ज्यादा है, इसका मतलब सबसे अच्छा मीडियम कौन सा है। अब मैं इस मीडियम को क्या करूंगा, अब मैं इस मीडियम को डिफरेंट टेम्परेचर पर लेकर जाऊंगा और डिफरेंट, अब मैं क्या देखूंगा कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए सबसे ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, सबसे ऑप्टिमम, और फिर मैं क्या देखूंगा, ऑप्टिमम। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तो सेल के अंदर एंजाइमेटिक एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? और एक लाइन याद करो, एंजाइम्स आर हाईली सेंसिटिव फॉर द टेम्परेचर एंड द पीएच। याद है? हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन कब आएगा? जब एंजाइम्स को अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम, और हमारा टारगेट क्या है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन का मतलब एक्सप्रेशन रेट लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो हमें वही कंडीशन क्रिएट करनी है जहां हमारा जीन का एक्सप्रेशन रेट हाईएस्ट हो। लैक ऑपरेन याद करो, ZYA जीन का पाया जाना क्या एक्सप्रेशन की गारंटी है? नहीं। ZYA का मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब आएगा? मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब आएगा? जब लैक्टोज हो और ग्लूकोज। लैक्टोज कितना है, इससे एक्सप्रेशन की गारंटी याद है सब बच्चों को? मेरा टारगेट क्या? स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इसका मतलब जीन की एक्सप्रेशन रेट लो होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन के लिए क्या मेरे को ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम कल्चर मीडियम निकालना पड़ेगा। मैं सीधा इंडस्ट्रियल लेवल पे जाऊंगा या पहले स्मॉल स्केल पे रहूंगा? स्मॉल स्केल पे काम करके क्या मैंने ऑप्टिमम कल्चर मीडियम डिफाइन कर लिया, ऑप्टिमम टेम्परेचर डिफाइन कर लिया, ऑप्टिमम पीएच डिफाइन कर लिया। ये सब डिफाइन करने के बाद अब मैं जाऊंगा इंडस्ट्रियल लेवल पे। कहां जाऊंगा? जहां मैं कराऊंगा लार्ज स्केल कल्चर। क्या कराऊंगा मैं? क्या कराऊंगा मैं? अब लार्ज स्केल कल्चर जो होता है ना, ये लार्ज स्केल कल्चर 2 तरह का होता है। कितनी तरह का होता है? वो 2 तरह का कल्चर कौन कौन सा है? बैच कल्चर एंड कंटिन्यूअस कल्चर। इनमें से पहले बात करते हैं बैच कल्चर। किसकी बात करते हैं? ये मैंने क्या किया, एक मीडियम लिया, इसके अंदर मैंने अपना ऑप्टिमम कल्चर मीडियम भर लिया। क्या भर लिया? ऑप्टिमम कल्चर मीडियम भरने के बाद इसके अंदर मैंने अपना रिकॉम्बिनेंट होस्ट रख दिया। अब मैं इसको छोड़ दूंगा। क्या करेगा यहां? रिकॉम्बिनेंट होस्ट अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा, नहीं करेगा? क्या वो इनफाइनाइट टाइम तक मल्टीप्लिकेशन करेगा? लिमिट टाइम तक। टाइम के साथ साथ इस मीडियम के अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट, तो एक टाइम आएगा न्यूट्रिएंट कंटेंट
और ग्रोथ होगी नहीं होगी? तो इसका मतलब यहां पर जो एक्सपोनेंशियल फेज आएगी वो प्रोलोंग आएगी या शॉर्ट आएगी? यहां एक्सपोनेंशियल फेज, कौन सी फेज? इसी को लॉग फेज भी कहते हैं। प्रोलोंग होगी, शॉर्ट होगी। स्टेशनरी फेज आएगी नहीं आएगी? क्यों आएगी? न्यूट्रिएंट खत्म हो गया, न्यूट्रिएंट, तो ग्रोथ अब होगी, रुक गई? रुक गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको खाली कर लेंगे, धो लेंगे, फिर भर देंगे और फिर लगा देंगे। इसको खाली कर लो, एक लोट आ गया आपका, फिर इसको धोकर फिर से भर के फिर से लगा दो। मतलब हम कंटिन्यूअस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं या छोटे छोटे पैच में काम कर रहे हैं? दूसरा है हमारा कंटिन्यूअस कल्चर। दूसरा कौन है हमारा? कंटिन्यूअस कल्चर में क्या किया जाएगा? एक कंटिन्यूअस सिस्टम डेवलप किया जाएगा। क्या डेवलप किया जाएगा? क्या डेवलप किया जाएगा? एक जहां पर हम एक एंड से यूज्ड मीडियम को बाहर निकालते जाएंगे, एक एंड से यूज्ड मीडियम को और दूसरे एंड से फ्रेश मीडियम को ऐड करते जाएंगे, दूसरे एंड से फ्रेश मीडियम को ऐड। अब तुम समझाओगे। अब एक्सपोनेंशियल फेज शॉर्ट होगी या प्रोलॉन्ग होगी? क्या यहां न्यूट्रिएंट की कमी आएगी नहीं आएगी? मतलब कंपैरेटिवली दोनों में प्रोडक्शन की रेट ज्यादा कहां होगी? बैच कल्चर या कंटिन्यूअस? ज्यादा अच्छा कल्चर कौन सा रहेगा? क्या यहां लार्जर बायोमास बनेगा नहीं बनेगा? अब एक बात बताओ, कंटिन्यूअस कल्चर अगर मेरे को करवाना है तो मेरे को मीडियम क्या रखना पड़ेगा, सॉलिड या लिक्विड? लिक्विड। यहां पर सॉलिड भी रख सकते हैं, लिक्विड भी, बट यहां क्या रखना पड़ेगा? क्योंकि मेरे को मीडियम को लगातार ड्रेन आउट, अगर सॉलिड हुआ तो मैं ड्रेन आउट, तो यहां मेरे को मीडियम क्या रखना पड़ेगा? अभी कोई नोट नहीं करेगा, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, नोट मैं कराऊंगा सारा। डन। एनसीईआरटी बेसिकली आपको कंटिन्यूअस कल्चर देती है। क्या देती है? बस कंटिन्यूअस कल्चर का मेरिट समझने के लिए हमें बैच कल्चर को साथ में लेकर चलना है। अब एनसीईआरटी दो ही देती है, एक तीसरा और होता है जो एनसीईआरटी नहीं देती, लेकिन एक बार इसमें से क्वेश्चन आया था, फेड बैच कल्चर। तुम अपने आप समझ जाओगे बच्चों, ये फेड बैच कल्चर है, दोनों का बीच में आ गया। मतलब टाइमली फ्रेश मीडियम ऐड करेंगे नहीं करेंगे? बट यूज मीडियम को ड्रेन आउट। एक और फेड वर्ड छोड़ दो, क्या है? जिसकी रेगुलर फीडिंग कर देंगे, रेगुलर। फेड बैच कल्चर से किसका प्रोडक्शन किया जाता है? तीनों कल्चर के अपने अपने मेरिट्स हैं और अपने अपने डीमेरिट्स हैं। हर किसी की अपनी मेरिट है और अपनी, अल्टीमेटली हमें कौन सा कल्चर काम लाना है ये डिपेंड करेगा हमारा बनने वाला प्रोडक्ट क्या है। बनने वाला, एज पर द प्रोडक्ट हमें कल्चर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। कहीं सिंपल बैच कल्चर काम का, कहीं कंटिन्यूअस काम का, तो कहीं फेड बैच। बट तीनों में अगर एक कॉमन आंसर लेना पड़े, अगर क्वेश्चन आ जाए इन विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर बायोमास प्रोडक्शन इज अ लार्ज स्टेज, तो एज पर एनसीईआरटी लाइन जाएगा। आंसर क्या जाएगा? एज पर, निकालो एनसीईआरटी। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, करें स्टार्ट। व्हेन यू इंसर्ट ए पीस ऑफ, अब देखो बच्चों क्या लिख दिया, एलियन। कहीं एलियन है, कहीं इंसर्ट है, कहीं फॉरेन है, कहीं जीन ऑफ इंटरेस्ट है, कहीं डिजायर्ड है। कंफ्यूज तो नहीं हुए? हाँ, व्हेन यू इंसर्ट ए पीस ऑफ into the and transfer it into the plant, or the alien DNA get in almost all the recombinant technologies, the ultimate aim is to produce a, hence there is a need for the recombinant DNA to be, अगर वो डीएनए आपका एक्सप्रेस ही नहीं हुआ तो आपको वो प्रोटीन, इसका मतलब वो होस्ट आपके किसी काम का। अगली लाइन, द फॉरेन जीन गेट एक्सप्रेस अंडर द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉरेन जीन। अब क्या लिख दिया बच्चे? फॉरेन जीन। ऊपर क्या लिखा था? एलियन। उससे पहले क्या था? इंसर्ट। तो ये बात तुमको मैंने पहले बता दी थी।
कि वर्ड अलग अलग होंगे। क्लियर हो रहा है सारा? हाँ, द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉरेन जीन इन द इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मैनी। अब जीन के एक्सप्रेशन के अंदर हमें एनवायरमेंटल कंडीशन को फेवरेबल करके चलना। याद करो, फिनोटाइप इज इक्वल टू जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंट। केवल जीनोटाइप बदल देना फिनोटाइप की गारंटी, एनवायरमेंट सपोर्ट भी मिलना तभी एक्सप्रेशन, वरना एक्सप्रेशन। बोलो कोई डाउट पैरा में? अगला पैरा से देखेंगे। आफ्टर हैविंग क्लोन द जीन ऑफ एंड हैविंग ऑप्टिमाइजिंग द टू इंड्यूस द ऑफ द वन हैव टू कंसीडर प्रोड्यूसिंग इट ऑन द। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन? क्यों? हमारी पॉपुलेशन बहुत स्मॉल है, बहुत बड़ी है। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, डन। आगे बढ़ जाए, चलिए। इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस इन ए, क्या वर्ड लिखा? रिकॉम्बिनेंट होस्ट का ही दूसरा नाम। इज इट क्लियर? हेटेरोलोगस होस्ट कौन है? आगे बढ़ेंगे। इट इज कॉल्ड ए द सेल हार्बरिंग क्लोन्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट may be grown on a in the culture may be used for extracting the and then by using। ये बच्चे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की लाइन आ गई बीच में। ये इसका पार्ट है या डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट है? ये डाउनस्ट्रीम, इसको इसके बाद में पढ़ेंगे हम। ओके, नेक्स्ट पैरा। द सेल्स ऑल्सो कैन बी मल्टीप्लाइड इन ए whereas used medium is drained out from while fresh medium is added from the to maintain the cell in their physiologically most active log। या this type of culturing produce a leading to the of the। अब हम जाएंगे बायोरिएक्टर की तरफ। नहीं, अभी तो ये नोट करना है मैं पहले। इज इट क्लियर? तो हेडिंग डलेगी आपकी ऑब्टेन द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट वाइज वेरी करता है, सिलेबस में नहीं लेंगे पंगा। ठीक है, कई बार प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपका बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो कहीं मीडियम की पीएच ना बदल दे। आपका प्रोडक्ट का कोई प्रोटीन हुआ, कोई एंजाइम हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग मीडियम में चेंज आ सकता है, तो आपको प्रोडक्ट को टाइमली हटाना ही पड़ता है ना। चलो एक छोटी सी बात बताए तो सुनना ध्यान से, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है। हमें यह भी देखना पड़ता है हमारा अल्टीमेटली बनने वाला प्रोडक्ट क्या है। अगर मीडियम में प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो हो सकता है वो प्रोडक्ट आपकी रिएक्शन को रिवर्सल डायरेक्शन में चला दे। किस में चला दे? तो आप क्या चाहेंगे कि प्रोडक्ट एक बार जितना बनना था बन गया, अब और आगे प्रोडक्ट ना बने, बाई डायरेक्शनल रिएक्शन। जैसे वही ईस्ट वाले केस में कि अगर मीडियम में एल्कोहल लगातार बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा तो ईस्ट को ही उड़ा देगा, तो आपका अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनना। तो आप क्या चाहोगे? 13% आ गया, बस इसको रोक लो, अब इसको आगे और कंटिन्यू दूसरा लाओ। क्या लाओ? तो देखना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है। आपका प्रोडक्ट कहीं आपके प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन हाई होते ही वो रिएक्शन को रिवर्सल ना कर दे। पढ़ते हो ना बाई डायरेक्शनल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, तो देखना पड़ेगा ना हमारे प्रोडक्ट की क्या वैरायटी। दूसरा, फिर हो सकता आपका प्रोडक्ट मीडियम की पीएच को बदल दे। मीडियम की, अगर मीडियम की पीएच बदल गई तो आपका एंजाइम काम करना, तो आपका और प्रोडक्ट बन। आपको लग रहा है कंटिन्यूअस है बट प्रोडक्ट नहीं बन रहा। आपको क्या लग रहा है? कंटिन्यूअस सिस्टम है बट आपका प्रोडक्ट, क्यों? आपके एंजाइम ने काम करना नहीं करना, है ना। चलो पहले ये बनेगा, ये वाला पार्ट।
आज स्ट्रेंथ अच्छी खासी दिख रही है, कल फोर्थ क्लास में तो आधी भी नहीं थी। मतलब हमारी कहानी शुरू होगी फोर्थ क्लास इज द आउट ऑफ सिलेबस है। या डिपेंड करता है फोर्थ क्लास किसकी है। अच्छा, सब्जेक्ट डजेंट मैटर है, टीचर इंपॉर्टेंट। मतलब मैं खराब कर रहा हूं। ओहो बस बस, नहीं कोई नहीं कहता, शांत रहो शांत रहो। नहीं कोई नहीं कहता, आग लगा दे। चलो चलो बच्चों, केवल बच्चे उधर वाला बनेगा, फिर थोड़ी थ्योरी आएगी। अभी नहीं, केवल ये वाला, फिर थ्योरी ऐड होगी, फिर इधर आएंगे। पहले केवल ये वाला। अभी डिसाइड ही नहीं किया। वैसे तो 9 से 11 का रख रहा हूं मैं, हो सकता है 7 से 9 का रखना पड़ जाए। अभी डिसाइड नहीं हुआ है। हाँ क्लास कर लें यार, क्लास ज्यादा सही है ना। लिखेंगे रिकॉम्बिनेंट होस्ट, recombinant host is also called, नहीं अब शुरू करो। स्टार्ट। Recombinant host is also called heterologous host. Recombinant host is also called heterologous host because it have gene of any other organism. Because it have gene of any other organism. जीन ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिज्म, है ना। अब कंफ्यूज ना हो, एनसीईआरटी क्या वर्ड दे रही है, हेटेरोलोगस होस्ट, तो रिकॉम्बिनेंट होस्ट का ही दूसरा नाम। अब हमने हेटेरो वर्ड क्यों जोड़ा, खुद का जीन है या किसी दूसरे का भी जीन है, तो क्या वर्ड जोड़ दिया, क्लियर। अगली लाइन, व्हेन ए डिजायर्ड जीन एक्सप्रेस इन द रिकॉम्बिनेंट होस्ट, when a desired gene express in the recombinant host to form protein, when a desired gene express in the recombinant host to form protein, such protein are called recombinant protein. To form protein, such protein are called recombinant protein. हाँ बच्चों, सीधा सा मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कौन है जो रिकॉम्बिनेंट होस्ट में बनी, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कौन है, उसे क्या कह दिया हमने, इज इट क्लियर। अगली लाइन, ऑब्टेन्ड रिकॉम्बिनेंट होस्ट, ऑब्टेन्ड रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल आर लेस in number. Obtained recombinant host cell are less in number, thus their number is increased, thus their number is increased by culturing them, their number is increased by culturing them on the culture medium. Number is increased by culturing them on the culture medium. अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, हम सेल्स का नंबर बढ़ाएं, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे,
कल्चर, पहले स्मॉल स्केल कल्चर होगा या लार्ज स्केल कल्चर, फिर हम जाएंगे इंडस्ट्रियल लेवल पे, पहले लैब लेवल पे रहेंगे इंडस्ट्रियल, फिर कहां जाएंगे नेक्स्ट। नहीं, स्मॉल स्केल कल्चर टेक्स प्लेस इन द लैब, स्मॉल स्केल कल्चर टेक्स प्लेस इन द लैब। To know about the best culture medium, optimum temperature and optimum pH. To know about the best culture medium, optimum temperature and optimum pH. क्लियर? क्या हमने सारा वर्क कर लिया? यहां तक का काम लैब में है, अब आगे का काम लैब में या इंडस्ट्रियल लेवल पर? अब लैब से निकलकर कहां जाएंगे नेक्स्ट लाइन, लार्ज स्केल कल्चर अकर एट द इंडस्ट्रियल लेवल, लार्ज स्केल कल्चर अकर एट द इंडस्ट्रियल लेवल। Culture is of two type. Culture is of two type. हाँ बच्चों, कल्चर कितने टाइप का है? पहला लिखेंगे बैच कल्चर, पहला बैच कल्चर लिखेंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस medium is taken once. During this process medium is taken once and cells are allowed to grow, cells are allowed to grow as maximum as possible, cells are allowed to grow as maximum as possible. मीडियम कैन बी लिक्विड और सॉलिड। यहां जरूरी है कि मीडियम लिक्विड ही हो, लिक्विड भी हो सकता और दोनों डायग्राम। ये और इसका कर्व, जब कर्व क्या बता रहा है, यहां लॉग फेज हमारी शॉर्ट होगी या प्रोलॉन्ग होगी? यहां स्टेशनरी फेज आएगी। टाइम की रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ सेल, टाइम की रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ एस कर्व, जी शेप कर्व करते हैं ना। ओके, अब कंटिन्यूअस कल्चर, कंटिन्यूअस कल्चर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस a continuous system is developed. During this process a continuous system is developed where used medium is drained out. During this process a continuous system is developed where used medium is drained out from one end, used medium is drained out from one end while fresh medium is added from other end. Fresh medium is added from other end to maintain the cell, to maintain the cell in their
physiologically, in their physiologically most active exponential, physiologically most active